हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है सीटेट की सीरीज़ चल रही है हमारे द्वारा आपके इस चैनल पे। पहले पियाजे, फिर पियाजे के की पॉइंट, फिर पियाजे की प्रीवियस ईयर, इसी के तरीके आपके वाइगॉस्की एंड वाइगॉस्की के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड, ये सिद्धांत की जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत कम ही की पॉइंट आपके बनते हैं। कुल मिलाकर अगर हम एक सार में आपसे बात कहें तो आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है इसको बहुत अच्छे से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसकी थ्योरी से ही बनते हैं। तो देखते हैं आज लॉरेंस कोहलबर्ग का क्या सिद्धांत रहा। इन्होंने बालक के बारे में क्या क्या बताया। जैसे पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, वाइगॉस्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया था, वैसे ही कोहलबर्ग ने आपके देखिए फ्रेंड्स हेडिंग पढ़ी है नैतिक विकास के बारे में बताया था, यानी बालक का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, इस बारे में आपके लॉरेंस कोहलबर्ग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में कि कोहलबर्ग का यह सिद्धांत पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। फ्रेंड्स, जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें मैंने जो उसको आपको याद होगा पहली लाइन जो लिखी थी वो यही लिखी थी कि वाइगॉस्की का यह सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रेरित था। कोई भी वैज्ञानिक है, चाहे वह वाइगॉस्की हो चाहे आपके कोहलबर्ग जी हों, इन दोनों लोगों ने पियाजे के सिद्धांत को ही पहले पढ़ा है और उसी में थोड़ा सा जो सुधार करने योग्य था उस चीज़ में सुधार करके अपना एक नया पूरा खाका तैयार किया और उसको नाम दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में क्या है, कोहलबर्ग का यह सिद्धांत पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। यानी उन्होंने पहले पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा, फिर उन्हें जो लगा होगा कि इसमें जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है, तो उन्हीं कमियों को पूरा करके इन्होंने एक अपना सिद्धांत तैयार किया। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है सीटेट में आपके कि मनोवैज्ञानिक और उनका निवास स्थान या जन्मस्थली। याद होगा आपको, मैंने पियाजे जो बताए थे वो स्विट्जरलैंड के थे, आपके वाइगॉस्की रूस के, मौजूदा समय बेलारूस, और आपके कोहलबर्ग जो जी हैं वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जो आपके ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके यूरोप कंट्री से आपके देखने को मिलते हैं, चाहे वो फ्रांस हो या आपकी जो दूसरी कंट्री है अमेरिका, वहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। इनके अनुसार नैतिकता बालक के अंदर सही और गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करती है। यानी देखिए नैतिकता है क्या, नैतिकता समझ लीजिए एक वह पुल है जो एक तरफ जैसे मान लीजिए सही है तो दूसरी तरफ गलत है, तो आप उस नैतिक पुल का यूज़ करके सही पे जाना चाहते हो कि गलत पे जाना चाहते हो, यानी सही और गलत के बीच के जो मध्य जो संबंध है वही नैतिकता का है। यानी नैतिकता आपको सही मार्ग दिखाती है या गलत मार्ग दिखाती है, आप कैसे देखते हो ये आपके मोरल यानी जो आपके नैतिक विचार हैं उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप किस पहलू को पहले देखना चाहते हो। तो वही लिखा है नैतिकता बालक के अंदर सही और गलत के मध्य जो अंतर है उसे स्पष्ट करती है कि आपको चुनाव सही का करना है कि गलत का करना है। कि छात्रों के अंदर जो नैतिक विकास है वो जन्म से नहीं होता है, अर्थात बच्चा जब पैदा होता है तो मोरल डेवलपमेंट की जो सीढ़ी है वो उसके दिमाग में नहीं होती है। ये जो सीढ़ी है उसे कहाँ से प्राप्त होती है, आपके समाज यानी आपके क्या कहते हैं इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है जहां वो रहता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बालक है, जब आप घर में जाते हो तो उसे सिखाते हो कि बालक ये बड़े हैं इनसे नमस्ते करिए, इस चीज़ के लिए आप सॉरी बोलिए, इस चीज़ के लिए प्लीज़ बोलिए, इस चीज़ के लिए आप एक्सक्यूज़ मी बोलिए। ये सब जो मोरल चीज़ें हैं, आपकी जो नैतिक चीज विचार हैं, ये आप बालक को सिखाते हो। यानी जो बालक सीखता है वो समाज से सीखता है, वो जन्म से ही वो नैतिक विकास की पोटली अपने कमर में बांध के नहीं लाता है। अपने इस सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्था एवं 6 चरणों की चर्चा की है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जब अपना सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। इन 3 भागों को पुनः उनके उपअवस्था यानी इन 3 भागों को हम लोग बोल सकते हैं इनकी अवस्थाएं, और इन अवस्थाओं को हम लोग बोल सकते हैं इनकी उप अवस्थाएं। ठीक, इन यानी सब सेक्शन में बांट दिया था जो कि सार्वभौमिक हैं, अर्थात इन्हें बदला नहीं जा सकता। जो आपके कोहलबर्ग महोदय हैं उनका कहना ये है कि ये जो आपकी स्टेजेस हैं वो 1 by 1 यानी एक बात एक के बाद दूसरी आनी ही आनी है। आप ये नहीं कि तीसरे नंबर की स्टेज को पहले लगा दीजिए और पहले नंबर की स्टेज को दूसरे पे लगा दीजिए, यानी 1, 2 and 3 यानी एक जो सीक्वेंस बनाया
गया है, एक जो क्रम ऑर्डर बनाया गया है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्थाओं के चरणों को बदला जा सकता है? तो कथन होगा नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग की किसी भी अवस्थाओं का क्रम यानी जो ऑर्डर है उसे बदला नहीं जा सकता है। आपके कोहलबर्ग के अनुसार ये स्टेजेस आपकी यूनिवर्सल हैं, इनमें किसी भी प्रकार का आप चेंजेस नहीं दे सकते हैं। ठीक, उसका कारण इन्होंने बताया है, वो भी आगे देखेंगे। लेकिन लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास को समझाते कैसे हैं? तो इन्होंने क्या किया था, अपने क्लास के बच्चों में से कहानियों के माध्यम से अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने कहानियों का प्रयोग किया था। मतलब अलग अलग प्रकार की वो कहानी लाते थे और बच्चों के सामने कहानियों को रखते थे और बच्चों से ही उस कहानी से जो शिक्षा, नहीं आपने पढ़ा होगा कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त हुई, तो वो शिक्षा आपके पूछा करते थे बच्चों से। इनमें एक कहानियों में से एक बहुत मशहूर कहानी है जिसका नाम है हेंस डिलेमा यानी हेंज की दुविधा। ये कहानी इनकी सबसे सुप्रसिद्ध कहानी है और इसी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये कहानी क्या थी, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिएगा। हेंज नाम का एक व्यक्ति होता है, ये कहानी यूरोप की है। उसकी जो वाइफ होती है उसे एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को दूर करने की एक दवाई होती है जिसका नाम होता है रेडियम, और रेडियम की जो खोज करते हैं वो वहाँ के एक मतलब चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो करते हैं। और जब हेंज को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो सिर्फ उसी दवाई से ठीक हो सकती है, तो हेंज के पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा होता है वो ले जाके उस डॉक्टर के पास जाता है, यानी जिसने उस रेडियम दवा को खोज की है उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे ये दवाई दे दीजिए, मेरे पास अभी थोड़ा सा पैसा, आप ये रख लीजिए। तो जो उसने वो डॉक्टर ने जिसने वो दवाई बनाई होती है वो ये कहता है कि मैंने ये दवाई जो बनाई है वो इस दवाई के 10 गुने से ज़्यादा दाम के लिए मैं इसको बेचना चाहूँगा, मैं इसको आप इतने सस्ते दामों में नहीं बेच सकता। जिससे आपका जो हेंज है ये बहुत ज़्यादा मतलब उनसे पोलाइटली से बात करता है कि आप थोड़ा पैसा अभी रख लीजिए, मेरी वाइफ की जान बच जाएगी और बाद में मैं आपको पैसा लाकर दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है और वो दवाई हेंज को नहीं देता है। इसमें हेंज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनके पूरी जो लैब वगैरह होती है वहाँ तोड़ फोड़ करके जो दवाई होती है उसे चोरी करके भाग जाता है। ऐसी कहानी पूरी सुनाते हैं आपके कोहलबर्ग अपने बच्चों से। अब कोहलबर्ग बच्चों से ये पूछते हैं, बच्चों बताओ क्या हेंज ने सही किया या गलत किया? अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं और बताते हैं कि हाँ, कुछ कहते हैं हेंज ने सही किया और कुछ कहते हैं हेंज ने गलत किया। तो इसी आधार पर लॉरेंस आपके जो हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने 3 आपके पक्ष रखे। वो 3 पक्ष क्या थे जरा समझिएगा कि इस दुविधा से 3 पक्ष तैयार हुए। पहला क्या था, नैतिक दुविधा, ठीक, दूसरा है आपका नैतिक तर्क और तीसरा है आपका नैतिक कार्यवाही। यानी पहला करेंगे तो मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा, दूसरा है मॉरल रीजनिंग, तीसरा है मॉरल एक्शन। अब नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा यह है कि सही गलत के बीच में चुनाव में असमर्थता। यानी अब जो हेंज है वो ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं चोरी करूं या ना करूं, यानी उसे चोरी करना लग रहा था कि चोरी करना पाप होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये सोच रहा था अगर मैंने ये पाप नहीं किया तो मैं अपने इंसान को खो दूंगा, यानी अपनी वाइफ को खो दूंगा। तो यही क्या है, नैतिक दुविधा है। यानी जब आप सही और गलत के बीच में चुनाव नहीं कर पाते हो तो यह आपकी कहलाती है मोरल डिलेमा या नैतिक दुविधा। अब दूसरा जो टर्म है वो है आपका नैतिक तर्क, यानी किसी एक पक्ष पर चिंतन। अब मान लीजिए हेंज सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं चोरी करूँगा मुझे जेल भी हो जाती है तो मैं थोड़े दिन बाद जेल से बाहर निकल आऊँगा। लेकिन अगर मैंने या चोरी नहीं की और मेरी वाइफ की अगर मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो मैं उसे अपने जीवन भर के लिए खो दूंगा। तो किसी एक पक्ष को जब आप उठाकर, यानी सही पक्ष हो चाहे गलत पक्ष हो, किसी एक पक्ष को उठाकर जब आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो तो इसी चीज को कहा जाता है मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा। फिर क्या है आपका नैतिक व्यवहार, यानी किसी एक पक्ष का चुनाव, यानी आपने दोनों पक्षों का चिंतन किया, दोनों पक्षों पे आपने मतलब एक तरीके से अपने मन के और दिमाग की वोटिंग कराई, फिर एक पक्ष निकल के आया चलो भैया चोरी कर लेते हैं, नहीं तो अपनी वाइफ की जान नहीं बचा पाएंगे। तो यही वाइफ की जान बचाने के लिए जो उसने अपना एक्शन किया है, मोरल एक्शन, वही क्या है आपका नैतिक कार्यवाही है। एक पक्ष का चुनाव करके जो आपने अपना मतलब कार्य किया है चोरी करने का, वही आपका क्या कहलाता है, नैतिक कार्यवाही। तो तीनों टर्म को आप समझ लीजिएगा। जो पहला टर्म क्या कहता है, नैतिक दुविधा, कि सही गलत के बीच में जब आप चुनाव ना कर पाएं, फिर किसी एक पक्ष के बारे में सोचना
आपका नैतिक तर्क, और सोचे हुए पक्ष का चुनाव कर लेना ही आपका क्या कहलाता है, नैतिक कार्यवाही कहलाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको हेंज की जो डिलेमा थी वो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा रिवर्स करिएगा, पूरी कहानी फिर से सुनिएगा, अपने हिसाब से आप सोचिएगा कि हेंज ने सही किया कि गलत किया। अब इस बारे में कुछ बच्चे कहेंगे कि हेंज ने सही कहा। अब सही कहा, और जिन्होंने कहा कि सही किया होगा वो अपना पक्ष क्या देंगे कि दवाई से ज़्यादा इंसान की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि हेंज ने गलत किया, क्योंकि चोरी करना पाप होता है और हेंज ने चोरी की है, इसीलिए उसे ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यही जो यूज है वो आपका नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क और नैतिक कार्यवाही का यूज इसमें देखने को मिलता है। इसी जब लॉरेंस कोहलबर्ग ने मतलब अपनी कहानियों के माध्यम से बच्चों के अंदर जब देखा तो उन्होंने पाया कि बच्चे 3 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, जिसमें पहली अवस्था जो है आपकी है वो पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, जो आपकी 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक चलती है। दूसरी जो आपकी अवस्था है जिसका नाम है रूढ़िवादी अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज, ये 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक चलती है। और तीसरी जो आपकी अवस्था है जिसका नाम है उत्तर रूढ़िवादी अवस्था, यानी पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ध्यान रखिएगा, पहले आएगा आपका प्री, फिर आएगा कॉन्वेंशनल, फिर आएगा पोस्ट कॉन्वेंशनल। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा, पहले पहली वाली, फिर बीच वाली, फिर लास्ट वाली। ठीक, तो इन अवस्थाओं को इन्होंने 3 भागों में बांटा है और 3 भागों में फिर 2-2 उपभाग भी इनके किए हैं। ठीक, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 स्तर हो जाएंगे, 6 चरण हो जाएंगे। तो इसी में देखिए आती है आपकी पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में नैतिक विकास शून्य होता है, मतलब किसी भी प्रकार का नैतिक विकास नहीं होता है। अब इस अवस्था को देखिए, जब आपके लॉरेंस कोहलबर्ग ने 2 अवस्था में बांटा है तो ज़्यादा आप डिफाइन कर सकते हो। पहला क्या है, उपअवस्था इसकी क्या है, दंड और आज्ञा पालन के अनुसार, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जैसे कोई भी बालक जो है वो घर में जो कार्य करता है वो इसलिए नहीं करता है कि वह कार्य अच्छा है, वो इसलिए करता है अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो इसके लिए मुझे दंड दिया जा सकता है, यानी पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक, यानी वो आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। और आज्ञा पालन क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो देखिए इस शब्दों में लिखा है कि दूसरे के व्यवहार के अनुसार कार्य करना। भाई यही तो है ना कि मैंने कहा जाओ पानी लेकर आओ, ठीक, ये मैंने आज्ञा दी बच्चे को। अब बच्चा क्या करता है, अगर पानी नहीं लाता है तो उसकी ठुकाई होगी, ठीक ठाक हो गया, उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो बच्चा काम कर देता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, पानी मेरे लिए ले आए। ठीक, तो ये वाली जो स्टेज है इसमें पूर्ण रूढ़िवादी में दंड और आज्ञा पालन की अवस्था। ठीक, यानी अगर आपने आज्ञा पालन कर लिया तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर आपने नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। चलिए, इसी में जो आपकी दूसरी उप अवस्था आती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट या आत्म अभिरुचि। अब इस अवस्था में ही जो दूसरी स्टेज है, अब देखिए बच्चे को एक नहीं कहते हैं, अब बच्चे को वही काम करने में मज़ा आता है जिसमें उसका इंटरेस्ट अच्छा है। जैसे आपने बच्चे को एक बार 10 रुपीज़ का नोट दिया, आपने कहा जब 5 रुपीज़ का बिस्किट ले आना और 5 रुपीज़ का आप अपने लिए कोई चीज़ लेना, तो बच्चा बार बार अब आप कोशिश करेगा कि आप उसे दुकान पे भेजिए और कुछ रुपए दीजिए, कुछ रुपए वो अपने लिए बचा लेगा। यानी जब तक उसे अपना इंटरेस्ट नहीं दिखेगा तब तक वो आपके काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, यानी उसे खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यानी वही लिखा है अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे नहीं उन्होंने उनसे पता है कि अगर पापा घर पे आए हैं, अगर पापा को हम पानी देंगे तो पापा सुबह हमको रुपए देंगे स्कूल जाते समय, तो वो अब डेली क्या करेगा, शाम को पापा आते ही पापा को पानी दे देगा और पापा उसे पता है कि मैं सुबह पापा से रुपए मांगूंगा तो पापा मुझे रुपए दे देंगे। तो बच्चे वही काम करेंगे जिसमें उनका स्वयं का स्वार्थ जुड़ा होगा। इसी का क्या बोला गया, सेल्फ इंटरेस्ट बोला गया है। ठीक, आपकी जो दूसरी स्टेज है जिसका नाम है रूढ़िवादी अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज, जो आपकी चलती है 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या है कि छात्र सामाजिक होते हैं। अब धीरे धीरे देखिए बच्चा बड़ा हो चुका है, समाज का एक हिस्सा बन चुका है, अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तो दूसरे व्यक्ति की नैतिकता का अनुकरण करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, दूसरे व्यक्ति के अनुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो दूसरे व्यक्ति का जो नैतिक विचार है उन चीज़ों को सीखता है। कैसे सीखता है, वो देखता है कि प्राय आपके घर में कोई आता है तो सब उस नमस्ते करते हैं या चरण स्पर्श करते हैं,
करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को नमस्ते करना, चरण स्पर्श करना, चीज़ों को धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने अंदर सीख रहा है। तो यही जो सीखना है वो क्या कहलाता है, दूसरे व्यक्ति की नैतिकता का अनुकरण। अनुकरण मतलब एक तरीके से नकल करना है। बच्चे धीरे धीरे आपकी जो नैतिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को नकल करना शुरू कर देते हैं। अब ये नकल करना शुरू क्यों करते हैं, इसी को उन्होंने डिफाइन किया है अपनी 2 स्टेजेस में, जिसमें पहली स्टेज है अच्छा लड़का या लड़की, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अब इसमें क्या है कि दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की आशा, जिसे जब वो अच्छी चीज़ सीख लेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि अगर मेरे घर में आया, मैंने उससे नमस्ते किया तो मुझे कहेगा खुश रहो या अच्छे रहो। तो दूसरे से सम्मान पाने की जो आशा है वो आपको इस स्टेज में देखने को मिलती है। और इसी में दूसरा क्या है, कानून एवं व्यवस्था, यानी बच्चे क्या करते हैं, सभी प्रकार के कानूनों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं इस उम्र के 10 से 13 वर्ष तक, उनका बस्ते में जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बुक होती है वो लगी रहती है, जाके टीचर उन्हें गुड बोले, कॉपी पे अच्छा कवर चढ़ा रहता है, जितने भी शू वगैरह हैं वो पॉलिश रहते हैं, ड्रेस बिल्कुल अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अच्छा दिखाना, ठीक। और अच्छा वो कैसे दिखते हैं, कानून और व्यवस्था का पालन करके, टाइम पे स्कूल आना, प्रेयर में जाना, जाकि सभी लोग उनसे खुश रहें, ठीक। तो ये वाली जो अवस्था है ये कानून एवं व्यवस्था, यानी बच्चे सभी प्रकार के कानूनों का, यानी जब सभी चीज़ों को मानने लगे तो वो कौन सी अवस्था आती है आपकी, रूढ़िवादी या कन्वेंशनल स्टेज। आपको इस पूरे इसका बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर मैं आपकी जो तीसरी स्टेज है उसको भी समझा देता हूँ। तो हम लोगों ने अपनी 2 स्टेजेस को देख लिया था, उन 2 स्टेजेस में जो आपकी सब स्टेजेस थी उनको भी समझा था। अब हम लोग देखते हैं अपनी तीसरी स्टेज, जिसका नाम है उत्तर रूढ़िवादी नैतिकता, या जिसको हम लोग कह सकते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक के अंदर स्वयं की नैतिकता का विकास होता है। देखिए पहली स्टेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने क्या लिखा था कि पहली वाली स्टेज में जो बालक होता है उसके अंदर नैतिक विकास शून्य होता है। दूसरी वाली स्टेज में आपका क्या रहता है, जो नैतिक विकास होता है वो सामाजिक अनुकरण से, यानी लोगों से नकल कर करके सीखता है। जबकि इस वाली स्टेज में बालक क्या करता है, स्वयं से ही नैतिक का विकास करता है, ठीक। इसी के अंदर क्या आता है कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने लगता है। जहां आपकी दूसरी स्टेज में बालक समाज को अपना अभिन्न अंग समझने लगता है, वहीं अब धीरे धीरे अंदर अपने उसके नैतिक विकास का एक जन्म होता है कि मेरे भी समाज के लिए कुछ उत्तरदायित्व है। वो उन्हीं व्यवहार का पालन करने के लिए क्या करता है, 2 चीज़ों का विकास करता है, जिन्हें हम लोग सब स्टेज भी बोलते हैं। जिसमें पहले आपकी सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, समाज के अनुसार अपने नियम बनाता है और व्यवहार में परिवर्तन करता है। वो क्या देखता है कि शायद मेरा कोई ऐसा व्यवहार जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो ज़्यादा प्रेम हो, चाहे ज़्यादा घृणा हो, चाहे ज़्यादा ईर्ष्या हो, चाहे ज़्यादा क्रोध हो, यानी अगर उसे लगता है कि कोई चीज़ हाइपर टेंशन है, यानी ज़्यादा है, हाइपर हो रहा है, तो वो उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश करता है। क्यों करता है, जाकि समाज मुझसे विमुख ना हो, यानी समाज मुझसे मुंह मोड़ ना ले। तो वो सामाजिक समझौता करता है, किसके बीच में, समाज और अपने बीच में जो समझौता है, इसी को क्या बोला है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, सामाजिक समझौता। यानी अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्यों करता है, समाज के अनुसार, जाकि समाज से उसको स्वीकृति मिले, समाज उसे अपनाए, समाज से मतलब उससे दूर ना जाए। इसीलिए क्या करता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने और समाज के बीच में। सेल्फ एंड सोशल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वही क्या कहलाता है, सामाजिक समझौता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं सार्वभौमिक अवस्था यानी यूनिवर्सल स्टेज। इसमें क्या है, इस अवस्था तक बालक परिपक्व हो जाता है और नीति नियमों का पालन करता है। यानी इस अवस्था तक बालक आते आते सभी स्टेजों से गुजर जाता है, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं अवॉइडिंग पनिशमेंट यानी दंड और पुरस्कार की अवस्था हो, चाहे आत्म अभिरुचि की हो, चाहे अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाली अवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था हो, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवस्था हो, चाहे आपकी प्रिंसिपल यानी सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था हो। तो लगभग आपका इस पॉइंट से बालक शुरू करता है, फिर इस पॉइंट से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे जब वो पहुँच जाता है, जो आपकी सार्वभौमिक अवस्था है, यानी 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण और 6ठा चरण। जब वो 6ठे चरण में आपके जब पहुँच जाता है तो वो पूरी तरीके से देखिए क्या लिखा है, परिपक्व हो जाता है ना, जैसे कहा जाता है कि अब उसमें परफेक्ट किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह गई है। तो वो क्या करने शुरू कर देता है, समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि समाज
समाज, मैंने बताया ना, वो समाज से समझौता कर लेता है कि समाज उससे मुख ना मोड़े। अब जैसे हुआ ना कि हेंज की दुविधा में आया था, कुछ बच्चों ने कहा था कि उसने चोरी इसलिए की क्योंकि चोरी करने से उसकी वाइफ जो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन कुछ बच्चों ने जो कहा था कि चोरी करना गलत बात है। लेकिन अगर आप इस स्टेज में हो जहाँ पे आपको लिखा ना प्रिंसिपल, सिद्धांत ही सब कुछ है कि चोरी करना गलत बात है, तो आप हेंज को सही मानोगे ही नहीं, क्योंकि उसका कारण है आपको लगता है चोरी करना एक गलत बात है। ऐसे तो सभी लोग चोरी करेंगे, केमिस्ट की दुकान पे कोई जाएगा ही नहीं तोड़ फोड़ करके उसके यहाँ से चोरी करके चीज़ें लिए आएंगे। अब वहाँ पे आप जो हेंज है उसको पूरी तरीके से गलत साबित कर दोगे। तो ये वाली जो आपकी स्टेज है जिसका नाम है प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत या सार्वभौमिक अवस्था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का पूरा एक सिद्धांत था जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से छोटे से टाइम में ही देख लिया है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे और शानदार कंटेंट और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।